state wise distribution of projects sanctioned by banks and financial institutions and financial institutional investors, FIs and FIIs. 10 साल की ये ट्रैक रिकॉर्ड आरबीआई ने सारे प्रदेशों को दी। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे गुजरात है। हमें किसी प्रदेश से कोई द्वेष ईर्ष्या नहीं है। राजस्थान 10 नंबर पे, हम पड़ोसी प्रदेश, और पंजाब 11 नंबर पे। मगर हरियाणा कौन से नंबर, मैंने बता दिया आपको। बॉटम 3 में वो 1% वालों को बॉटम 3 दे उनमें आप ऊपर नीचे कर लो बराबर। लास्ट 3 के 1%, जिसमें सबसे देश में कम निवेश हो रहा है। जो आपको याद होगा 2012-13 में अकॉर्डिंग टू फिक्की हरियाणा पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में देश में नंबर 1 था। आज वो देश में सबसे पीछे है और बेरोजगारी में देश में नंबर 1। एक तरफ ये स्थिति है और दूसरी तरफ सरकारी रोजगार की क्या स्थिति है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। लगातार या तो सरकारी क्षेत्र में रोजगार समाप्त किए जा रहे हैं या उनको कच्चों में परिवर्तित किया जा रहा है, चाहे कौशल निगम के माध्यम से, चाहे हरियाणा के लिए तो अग्निवीर भी। हिमाचल के चुनाव में आपने देखा अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा था। हरियाणा में भी हर साल आज़ादी से लेकर 2019 तक 5,500 हर साल पक्के भर्ती होते थे आर्मी में। आज अग्निवीर योजना के बाद एक साल में 932 हुए अग्निवीर, और 932 में से भी केवल 214 रह जाएंगे पक्के, बाकी घर आ जाएंगे। कहाँ 5,500 और कहाँ 214। तो कहीं कौशल निगम के, कहीं अग्निवीर के माध्यम से कच्चों में परिवर्तित कर रहे हैं। ले दे के उसके बाद भी जो नौकरी बचती हैं, जो सरकारी क्षेत्र में निकालते हैं, वो पेपर लीक घोटाले, 30 से ज़्यादा पेपर लीक घोटाले हो चुके हैं। अलग अलग तरीके से पेपर लीक कराए जा रहे हैं। पिछले साल के सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, किसी और प्रदेश के सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, या पेपर लीक हो जाते हैं, जो इतने पेपर कैंसिल हो गए। पेपर लीक घोटाले नहीं तो HPSC और SSC के अंदर परचून की दुकान पे, जैसे नौकरियों को, जैसे परचून की दुकान में दाल, चीनी, रेवड़ी, हर चीज़ का रेट होता है, वो रेट फिक्स करके नौकरियों बेचने का काम अनिल नागर, डिप्टी सेक्रेटरी, 90 लाख से के साथ पकड़े गए। आपको पता है, कोई नई चीज़ नहीं बता रहे। 3 करोड़ 60 लाख रुपए पकड़े गए उस पर्टिकुलर मामले में। अलग अलग पेपर्स के साथ पकड़े गए, आंसर शीट के साथ पकड़े गए, की के साथ पकड़े गए। और SSC के अंदर जो घोटाले आए उसकी अलग है। इतने व्यापक स्तर पे घोटाले, मगर घोटालों से बच के, फिर भी अगर घोटालों से आप अलग करो। एक और बड़ी बात है जिसके हरियाणा के नौजवान को, जिसकी विशेष तौर पे आज मैं जिस पॉइंट पे, जिसको लेके हरियाणा नौजवान के दिल में बड़ी टीस है। मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट थी। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हरियाणा वालों के कंधे से नीचे हरियाणा वाले ज़्यादा मजबूत होते हैं, ऊपर कमज़ोर होते हैं। वो टीचर्स की भर्ती को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। इससे दुर्भाग्य तो कोई भी स्टेटमेंट आज तक किसी की आई नहीं। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी और ये सरकार और ये HPSC SSC इस मुख्यमंत्री जी की बात को साबित करने के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। लगातार इन घोटालों से बचकर, अगर वैसे तो कोई भर्ती हो नहीं रही, लेकिन फिर भी अगर कोई लिस्ट आती है तो उसमें हरियाणा से ज़्यादा, हरियाणा के बाहर के युवाओं को उस लिस्ट में आप पाते हैं। मैं उदाहरण दूं आपको, 3-4 उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। आपने देखा अभी लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन की भर्ती हुई इस साल, 157 में से, वो 157 में से ज़्यादा भी कर देंगे,
से 103 बाहर के प्रदेश के। आपको याद होगा इससे पहले एक एसडीओ की भर्ती आई थी 2019 में। उस एसडीओ की भर्ती में 80 में से 78 बाहर के, 2019 की भर्ती। उसके बाद 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती हुई, 99 में से 77 बाहर के, हरियाणा केवल 22। उससे पहले वाली एसडीओ की भर्ती में 80 में से 2 हरियाणा के, 78 बाहर के। जैसे मैंने कहा लेक्चरर ग्रुप बी टेक्निकल एजुकेशन 157 में से 103 बाहर के, केवल 53 हरियाणा के। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटेक्निक पॉलिटिकल साइंस 18 में से 7 हरियाणा के, पॉलिटिकल साइंस। हम तो राजनीति बहुत कमजोर है हरियाणा वाले, तो ऐसा दिखाई देता है। 18 में से 7 हरियाणा के, बाकी बाहर के। उसके साथ एडीओ की 600 की पोस्ट की भर्ती आई, एडीओ की 600 की। उन 600 की पोस्ट में 50 का चयन किया गया, बाकी खाली। और जो 50 का जो चयन किया गया जनरल कैटेगरी में से 23 में से 16 पद पे हरियाणा से बाहर के, यानी कि 600 की पोस्ट में एडीओ केवल 16 हरियाणा की। इसके अलावा लिस्ट लंबी है, आपको लिस्ट पहुंचाएंगे, मगर इसके आपने देखा एचसीएस, ये वाली लिस्ट जो आई प्रीलिम की, इससे पिछला जो एचसीएस था, एचसीएस अलाइड, एचसीएस एंड एचसीएस अलाइड 2021, उसमें 140 थे सेलेक्ट। 140 में से 35 बाहर के, 35 आउट ऑफ हरियाणा। एचसीएस में इतना नहीं हुआ कभी, एचसीएस में 140 में से यूपीएससी टॉप करने वाला प्रदेश हरियाणा, 35 बाहर के, जो पिछली लिस्ट आई थी एचसीएस की। और इस बार एचसीएस की जो आई वो एचसीएस एंड अलाइड थी। इस वाले एचसीएस में 100 में से 61 लोगों को चयनित किया गया, बाकी पद खाली। और जिन 61 को शामिल किया, 61 जो सेलेक्ट चयनित हुए, उसमें से 44 एक सीरीज के रोल नंबर। हरियाणा से नौजवान यूपीएससी टॉप करते हैं, मगर हरियाणा के एचसीएस में नंबर नहीं लग रहा, हरियाणा के एसडीओ में नंबर नहीं लग रहा, एडीओ में नंबर नहीं लग रहा, लेक्चरर में नंबर नहीं लग रहा। और बाकी प्रदेशों में आपने देखा, यूपी के अंदर नज़ारा, 3 गए थे हरियाणा के, पोस्टमैन की भर्ती थी कि वे नहीं लेंगे। और केवल यूपी नहीं, मैं उस बाकी प्रदेशों का भी आपको मैं बताऊंगा अभी कि बाकी प्रदेशों में किस तरीके से अपने प्रदेशों को। खैर, इस बात पे हम इनके बाहर से लग रहे हैं, इस पे तो क्या है, जो एचपीएससी के चेयरमैन हैं, 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों में से मुख्यमंत्री जी को कोई एक उपयुक्त नहीं मिला, कोई है ही नहीं शायद क्वालिफाई। हरियाणा शायद अकेला प्रदेश ना हो देश में, ये भी चेक करना पड़ेगा बाहर से। और वो बाहर से भी कोई अविवादित नहीं लाए, कोई ऐसा कोई इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड हो किसी का कि कोई अविवादित हो। ये वही हैं जिनको चेयरमैन बनाया एचपीएससी का, वर्मा जी, जिनको गवर्नमेंट अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धर्मेंद्र ने चिट्ठी लिखी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, विजिलेंस सेक्शन ने चिट्ठी लिखी कि इन परसुएंस ऑफ कमीशंस एडवाइस एनसीईआरटी हैज आइडेंटिफाइड द रोल ऑफ आलोक वर्मा, आईएफएस ऑफिसर, फॉर्मर सेक्रेटरी एनसीईआरटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेगुलरिटीज एंड allegations have been framed against him
A statement indicating allegations against Alok Verma with relevant documents is forwarded herewith. ये 2019 मई की चिट्ठी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। फ्रेम हुए चार्जेस आगे वो ड्रॉप हुए, लेकिन कहने का मतलब कि कोई अविवादित, कोई इस तरह के एग्जाम्पलरी ट्रैक रिकॉर्ड से कोई अपना कि एचपीएससी का चेयरमैन, भाई हरियाणा में 3.25 करोड़ लोगों में से एक कोई नहीं है तो हम कहीं भाई तमिलनाडु टीएन सेशन लेके आएंगे, ऐसा नहीं। ये खुद एक विवादित जो है उनके ऊपर इस तरह के एलिगेशन, इरेगुलरिटी के एलिगेशन, एनसीईआरटी में रहते हुए क्या कारण है भाई, क्या मजबूरी थी, किसके साथ क्या संबंध थे, और अब ये हरियाणा के बच्चों को क्यों सफ़र करा रहे हैं, ये बताना पड़ेगा। आज हरियाणा के नौजवानों में बड़ा भारी रोष है इस बात को लेकर। इसमें 2 फैसले और हुए हैं इनके, जो एचपीएससी के, जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। एक फैसला ये फैसला एचपीएससी ने, चेयरमैन एचपीएससी, पूरे एचपीएससी का एक फैसला है ये, जिसका नुकसान हो रहा है, इतनी पोस्ट खाली जा रही हैं। एक मैं बताना भूल गया था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 187 पोस्ट निकली, जिसमें से 21 भरी गई, बाकी अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पोस्ट खाली पड़ी हैं। आप पूछो कानपुर मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति है अपना ये, और उनकी पोस्ट भी निकली लेकिन वो सिलेक्शन नहीं हुआ। इसमें इन्होंने एक और कंडीशन करी, ये भी एक पहला कमीशन है पूरे देश में। क्या करा कि पहला तो क्राइटेरिया ये है कि अनलेस ही ऑब्टेन्स एटलीस्ट 50% मार्क्स इन रिटर्न फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% ऑल रिजर्व मार्क्स। पहले तो रिटर्न टेस्ट में इतने नंबर होने चाहिए, ठीक है, कट ऑफ हो रिटर्न के अंदर। दूसरा, in cases where recruitment is being made on personal achievements and interview, no candidate shall be considered to have qualified the interview unless he obtains at least 50% marks general and 45% all reserve categories marks in interview। यानी कि अगर कोई बच्चा 90% रिटर्न में मार्क लेता है लेकिन उसको पसंद नहीं करता ये कमीशन, तो उसको 49 नंबर देके इंटरव्यू के अंदर बच्चा अयोग्य है, चाहे वो फर्स्ट आए रिटर्न टेस्ट में, फर्स्ट आए। ये पहली बार हुआ है। इंटरव्यू को इतनी वेटेज ये लोग, ये आपको भी इसकी डेट, ये आपको ये मैं प्रोवाइड ही करा दूंगा। 2021 के आखिर में ये इन्होंने डिसीजन लिया, और ये इसलिए जो खाली छोड़ी जा रही हैं, इस तरह का हरियाणा के युवाओं पे, इतना बड़ा हरियाणा के युवाओं के साथ मैं समझता हूं, इतना बड़ा आप अंदाजा लगा सकते हैं 90% आ जाए रिटन टेस्ट में, मगर इंटर में 49 आए, और जिसके 51 आए रिटन टेस्ट में, क्योंकि 51% तो ये क्वेश्चन बता ही रहे हैं पिछले वाले रिपीट, उसके इंटरव्यू में अगर 51 आए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये स्थिति चल रही है एचपीएससी में और एसएससी में। सीईटी का अलग मुद्दा है आपके सामने। सीईटी में पेपर किस तरीके से लीक हुआ वो मुद्दा आपके सामने। सीईटी के युवाओं को 3,60,000 युवाओं को कितना बड़ा धोखा ये सरकार दे रही है वो भी आपके सामने है। मैं अंत में एक और बात कहना चाहता हूँ। मैंने जो कहा उस बात पे मैं आके अपनी बात समाप्त करूँगा। बहुत सी बातें हैं। हर प्रदेश अपने युवाओं को, अपने प्रदेश के नौजवानों को, अपने प्रदेश की सरकारी क्षेत्र के रोजगार में अवसर देने के लिए सजग रहता है। यहाँ तो विपरीत है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जो गुजरात, वहाँ पर आपको गुजराती भाषा में एक पेपर देना जरूरी है। महाराष्ट्र में मराठी में
तमिलनाडु में तमिल में, पंजाब में पंजाबी में। हरियाणा के अंदर वो तो कोई, हमारे तो हिंदी है ज़्यादा हमारी जो भाषा है। तो उसके बाद दूसरा बनता है जीके। जैसे राजस्थान के अंदर भी हिंदी है मगर वहाँ जीके की बात आती है। बीडी कल्ला जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं अभी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के, 2-4 महीने बाद पहले उनका बयान आया कि राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का बड़ा बयान, 30 से 40 प्रश्न राज्य से संबंधित पूछे जाएंगे। हर प्रदेश आरपीएससी में 2012 से 2022 तक आरपीएससी की टोटल सिलेक्शंस में 1.05% बाहर के नौजवानों को मौका मिला, बाकी राजस्थान के। और कर्मचारी चयन एसएससी जो उनकी है, जो हमारे पैरेलल है, उसमें 0.9% राजस्थान की मैं बता रहा हूं। पंजाब में पीपीएससी की जो होती है परीक्षाएं, उसमें 20% पंजाब की जीके पूछी जाती है और पंजाबी में भी होता है। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के भर्ती परीक्षा में 33% मध्य प्रदेश की जीके पूछी जाती है। हर प्रदेश ने अपने युवाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए इस तरह का प्रावधान किया है। हरियाणा के अंदर हरियाणा जीके खत्म, हरियाणा संबंधित कोई प्रश्न नहीं। ये भी एक दुखद बात है। तो कुल मिलाकर जो व्यवस्था ऐसी बन गई कि आज घर बार बेच के चलो, डंकी के रास्ते बाहर चलो। आज हरियाणा में रोजगार का कोई अवसर नहीं, कहीं नशे की समस्या पनप रही है, कहीं अपराध में हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य में हरियाणा का नाम आ रहा है। और जो मैंने पहले बात कही थी तो सरकारी नौकरी की बात है, सरकारी सिस्टम की बात है जो इन्होंने खराब कर दिया। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर था, आज निवेश नहीं हुआ, जो हम कह रहे हैं कि निवेश सबसे नीचे है, उसका भी कारण ये है कि सरकार ने 10 साल में, इनकी 9.5 साल में 3 बार प्रदेश जला, व्यापक कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हुई 3 बार। कभी 2016 की बात हो, कभी जो है डेरे सच्चे सौदे वाली पंचकुला की बात हो, कभी नूह की घटना की बात हो, और लगातार प्रदेश में आंदोलन चले। ऐसी अहंकारी सरकार किसी की सुनती नहीं है। हर वर्ग सड़क पे आता है आंदोलन के लिए। कभी आड़ती बैठे, कभी गांव ग्रामीण चौकीदार बैठे, कभी ग्रामीण सफाई कर्मचारी बैठे, कभी किसान बैठे, हर वर्ग, कभी सरपंच बैठे। एक जब इस तरह का माहौल बने अराजकता का, प्रदेश में कौन निवेश करेगा? आप मेरे को बताएं। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे हम निवेश में देख रहे हैं। मैं पार्टी लाइन से ऊपर भी उठ के बात कह रहा हूँ। हरियाणा आखिरी नंबर पे क्यों आना चाहिए? दिल्ली के 3 तरफ हम हैं। हरियाणा तो निवेश के लिए सबसे आगे होता था। आज ऐसी स्थिति बनाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो ये सरकार जिम्मेदार है पूरी तरीके से। हरियाणा के युवाओं की, आज हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं। हम लोग हरियाणा के युवाओं के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। इस प्रदेश को, प्रदेश की सरकार को शर्म आना चाहिए कि आज बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 आ गया। शर्म आना चाहिए कि आज विदेशों में जिस तरीके से हरियाणा का नौजवान जा रहा है, जैसे कभी जब पीड़ादायक समय था पंजाब का, तो पंजाब से जैसे जाते थे, आज वो स्थिति हरियाणा की बना दी इन्होंने। ऐसी स्थिति के लिए लोग जिम्मेदार हैं। मैं आज केवल इसी मुद्दे पे अपनी बात रखना चाहता था और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि भाई इस मुद्दे पे ही ज़्यादा हम बात, आप लोगों के प्रश्न रहे हैं। बाकी तो आप प्रश्न अपने हिसाब से पूछ सकते हैं। थैंक यू। देखिए सीटी में, देखिए सीटी को भाई ये वही कहानी हो रही है जो सरपंचों की। भाई आपने इलेक्शन करा दिया, हमारा अधिकार नहीं दिए, सीटी को आप बुला नहीं रहे, इंटरव्यू पे नहीं, रिटर्न पे नहीं। 4 गुना वाली कंडीशन हटाई जाए। राजस्थान में 20 गुना है। राजस्थान में है कि कौन सी स्टेट में 20 गुना भी है, कई अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग, मगर 4 गुना तो कहीं भी नहीं। तो और सीटी जो टेस्ट हुआ, सीटी उसको लेकर कितने प्रश्न चिन्ह उठे, और उसके बाद फिर 4 गुना। सीटी जो टेस्ट हुआ
100 में से 41 प्रश्न सीटी को लेकर आपने प्रश्न पूछा ध्यान सा, 41 6 अगस्त को जो पेपर में आए 100 में से 41, 7 को वही आ गए। आपको कोई लीक कराने की जरूरत ही नहीं, आप कह दो कि पिछला वाला कल वाला देख लेना, खुले में। वो कैंसिल नहीं हुआ अभी, वो सीईओ स्टैंड करता है। 41 वही आ गए। आज तक कभी हुआ क्या ऐसा? आप भी बचपन से पेपर देते हो, हर क्लास में आगे बढ़ते होगे कि भैया जो पेपर दे के इसका अगले दिन मैथ्स में भी वही आ गया। तो 41 प्रश्न वही आ गए और ये स्थिति सीटी को लेकर हुई। कोर्ट में मामला गया है, इसमें पेपर सरकार द्वारा नहीं कराना चाहिए। अगर उसके बाद भी जो सीटी को करते हैं उसमें 4 गुना का कंडीशन जो देश में सबसे हार्शेस्ट है वो हरियाणा में लागू है। हमारी मांग है 4 गुना कंडीशन निरस्त हो। जो क्वालिफाई हैं, जब क्वालिफाई कर लिया उनको, जो आपने क्वालिफाइंग मार्क रखे, उन सबको मौका दिया जाए या अनुपात जैसे 20 गुना बढ़ा रखी है कई कई प्रदेशों में, उस अनुपात में बुलाया जाए। तो हमें कहेंगे, ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं कहेंगे, अब ये गैर हरियाणा पब्लिक कमीशन है। क्योंकि इनकी मांग थी, एक बात थी कि 75 युवाओं को इंडस्ट्री में हरियाणा के नौजवान को रिजर्वेशन दिलाएंगे। यहाँ 75% हरियाणा से बाहर को एचपीएससी के माध्यम से जॉब्स में रिजर्वेशन मिल गई, और कई जगह तो 75% से भी ज्यादा, 75% कहीं ज्यादा 90% बाहर से। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये एक बड़ा दुखदाई है। 75% की कंडीशन उल्टी होगी। एचपीएससी का, हमारी मांग है कि एचपीएससी का नाम बदला जाए, या तो एचपीएससी का काम बदला जाए या एचपीएससी का नाम बदला जाए, उसको गैर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाए। ये देखो, ये मैं उसका जो आप कह रहे हो ना, जो भर्ती रोको चल रहा है हरियाणा में, मैं उसकी भी कहानी बताऊंगा। 2015 स्टेट पेपर लीक, पेपर सबके पास पहुंच गया, किसने रोकने का काम किया? स्टेट 2015। उसके बाद विद्यालय संगठन प्राइमरी टीचर पेपर लीक, 2017 कंडक्टर पेपर लीक, 2017 एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर पेपर लीक, 2016 एक्साइज इंस्पेक्टर पेपर लीक, क्लर्क भर्ती बिजली विभाग पेपर लीक, 2016 दिसंबर क्लर्क पेपर भर्ती पेपर लीक, ग्राम सचिव भर्ती लीक 12 जनवरी 2021, अगस्त 2021 पुलिस कांस्टेबल भर्ती लीक, डेंटल सर्जन दिसंबर 2021 पेपर लीक, एसआई भर्ती मार्च 2022 पेपर लीक, सीटी 2023 पेपर लीक, एचसीएस 2023 आपके सामने है, बी फार्मेसी पेपर लीक घोटाला जुलाई 2017, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज पेपर भर्ती लीक भर्ती घोटाला फरवरी 2017। आप और बताएं, पीटीआई नायब तहसीलदार आबकारी इंस्पेक्टर पेपर लीक, आईटीआई इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक, कंडक्टर भर्ती पेपर लीक। तो ये आप ये बताओ, ये आप बताओ, वो तो आप उनसे पूछना। मैं तो आपको बता दी कि क्यों हरियाणा में 2 लाख से ज़्यादा जो एक बात आती है, या तो रिक्त स्थान है या अस्थायी रूप से उनको भरने का काम हुआ है। हरियाणा के नौजवान को धोखा देके देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देने का काम हुआ है। उसमें एक तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, आरबीआई बता रही है सबसे कम इन्वेस्टमेंट, और दूसरी तरफ सरकारी क्षेत्र के अंदर ये रोजगार हरियाणा के युवाओं को नहीं दे पाए, या तो समाप्त हो गई या पेपर लीक हो गई। और जो लिस्टें आई उसमें हरियाणा से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को मौका मिला, और या खाली छोड़ दी गई पद। और मैंने वो बताया आपको 50% इंटरव्यू से कम आया। ये कौन सी कंडीशन आई भाई? ये क्या कंडीशन, क्या हरियाणा के अंदर ही लागू है? नहीं, ये कंडीशन आप बताओ। ये और इस वजह से जो सारे खाली छूट रहे हैं पद। देखो एक बार दिखाना, एक बार मेरा नहीं, उसमें नहीं, इसमें देखो 2 तरीके से। ये मेरा देखो, ये प्रश्न का उत्तर मैं बताऊं एक बार सुशील जी।
कार देखो, द डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज कलेक्टेड थ्रू periodic labor force survey which is conducted by Ministry of Statistics and Program Implementation since 2017-18. CMI का जो डेटा है, वो जो डेटा उनका सैंपल साइज रहता है और जिस तरह से करते हैं, वो जो भी कोई एम्प्लॉयबल हो, विलिंग हो, लेकिन काम ना मिल जिसके पास हो, वो उन सबके प्रतिशत देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी की स्पाउस हो सकती है, अपने घर में हो, एम्प्लॉयबल भी हो, एजुकेटेड भी हो, लेकिन वो एक्टिवली जॉब सीख नहीं कर रही, मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई एक्टिवली इतनी, वो CMI के अनुसार वो अनएम्प्लॉयमेंट में। और ये जो है, ये जो भारत सरकार का अप्लाई है लेबर ब्यूरो का, ये आप डिटेल में पढ़ना। इसमें वो हैं जो एक्टिवली जॉब सीख कर रहे हैं, एक्टिवली। उसमें केवल हरियाणा की फिगर नहीं है, बात ये तुलनात्मक होती है। इसमें पूरे देश की जो फिगर्स हैं वो इस दायरे में है, 9% से लेकर और 2-3% तक, 2-3% से लेकर पूरे देश की अनएम्प्लॉयमेंट भारत सरकार के फिगर्स के इस दायरे में। इस दायरे में 2013-14 में हरियाणा की सबसे कम थी 2.9%। अब वो हरियाणा की सबसे ज़्यादा भारत सरकार के अनुसार, हर साल का डेटा दिया भारत सरकार ने। मोदी जी ने पार्लियामेंट में अपने मंत्री के माध्यम से जवाब दिया है और बड़े भारी मन से बताया कि खट्टर साहब की सरकार में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, ये उन्होंने बताया। अब वो आंकड़ा CMI पूरे देश की जो देखती है, तो पूरे देश में जैसे सबसे हाईएस्ट CMI का जो रेंज है वो मिड 30 से लेकर और मिनिमम 5-7% हर जगह रहता है। यहाँ पे कई स्टेटों में 2-3% है। तो इनकी रेंज वो है, उनकी रेंज वो है, अलग अलग उसका आकलन करने के तरीके अलग अलग है। जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा में इसकी जरूरत नहीं है, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे देश में जातिगत जनगणना लागू होनी चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल हमारी बैठक थी और कांग्रेस पार्टी ने एक स्टैंड लिया है इस विषय को लेकर कि कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में है कि जातिगत जनगणना हो और ताकि हर वर्ग को अपनी जनसंख्या के अनुसार अधिकार मिल सके और हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है, भारत के राष्ट्रीय स्तर पे वही हमारा स्टैंड है। देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट स्टैंड है। हमारा स्टैंड है कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा में मिलना चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा, राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ, इतिहास आप जानते हैं। उसके आधार पे रायपेरियन स्टेट फॉर्मूले के आधार पे हरियाणा का हक निर्धारित हुआ। पंजाब में सरप्लस पानी है जिसको पंजाब सरकार ने नकारा, जिस वजह से कोर्ट केस शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः, अलग अलग सरकारें रही, मैं राजनीति से ऊपर उठ के कहूँगा कि जितनी भी सरकारें रही, जितने भी लीगल टसल चला, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लीगल टसल हुआ, हरियाणा की हर सरकार ने अपने अपने तरीके से, मैं किसी भी सरकार के नीति नियत पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं करूँगा, सब ने पैरवी करी। पैरवी का समय चला, लीगल टसल चला, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, अंततः फैसला आया, फैसला हमारे हक में आया। लेकिन उसके बाद जब फैसला आया तो हमने उस समय, खट्टर साहब की पहली सरकार थी उस समय, जब फर्स्ट फाइनल फैसला आया पहली बार, जब उस टाइम तक, उस समय हम मुख्यमंत्री जी के पास गए कि आप समय लो प्रधानमंत्री जी का, हम सब साथ कर चलने को तैयार हैं, पूरा हरियाणा साथ चलने को तैयार है, सारे सांसद, सारे विधायक एकजुटता का हम परिचय दें और प्रधानमंत्री के पास चलें। मगर मुख्यमंत्री ने टाइम नहीं लिया, 5 साल हो गए,
ना उन्होंने टाइम लिया, 4 साल हो गए होंगे, ना टाइम लिया या उनको टाइम नहीं दिया गया, या तो प्रधानमंत्री जी ने टाइम नहीं दिया, जो बहुत ही बड़ा हरियाणा का तिरस्कार है, और या उन्होंने टाइम नहीं लिया, तो यानी कि वो इतनी कच्ची पैरवी करी हरियाणा की कि हमें बड़ा दुख है। तो बहरहाल जब ये हुआ, तो अब जो ये फाइनल जो ये बात इस स्टेज पे पहुंची दोबारा, तो केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को धरातल पे उतारने का काम करे, क्रियान्वयन करे। एजेंसी केंद्र सरकार, पंजाब सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें टांग ना अड़ाए, क्योंकि ये फैसला कोई सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार ने फैसला नहीं किया, ये न्यायपालिका ने किया है। तो और हरियाणा सरकार का दायित्व है कि हरियाणा सरकार डट के लड़ाई लड़े, हरियाणा के सारे विपक्ष के नेताओं को साथ ले, वो तैयार है। ये जो इंदिरा जी का जो स्वप्न था, राजीव गांधी जी ने जिसको आगे बढ़ाया, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से साथ देने को तैयार है। आप उसको वहाँ पे उस पर धरातल पे उतारें, जहाँ टाइम लेना टाइम लें। 4-5 साल आपको टाइम नहीं मिला, अब ले लें। भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको मैंने बोल दिया, आपका जवाब मेरी बातों में नहीं था। हम डिमांड करते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, इंक्लूडिंग सर्वे टीम नहीं, पूरा ही हम तो कह रहे हैं जो कहा सारा हो। नहीं तो पिलो वर्तमान में जो कार्य बदला जाए, काम इनका जो काम बदला जाए, या पूरा आयोग ही बदला जाए। वर्तमान आयोग से तो आप विजय में तो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि उसको तो एनसीईआरटी में रहते हुए प्रश्न चिन्ह लगाने वाले, तो क्या आयोग बदलना चाहते हैं? दोनों आयोग मैंने जैसे कहा कि उन पे इरेगुलरिटीज के मामले थे, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड, हाँ उन्होंने वो ड्रॉप भी हुए। मैंने साथ में ये भी स्पष्ट किया आपको। कहने का मतलब क्या 2.25 करोड़ हरियाणा वासियों में से एक भी नहीं मिला था क्या? आज जो ये रिजल्ट आ रहे हैं, क्या इसको देख के हरियाणा के नौजवान पीड़ित महसूस नहीं करते क्या? पोस्टमैन की पोस्ट थी, कौन सी पोस्ट थी? सुप्रीम कोर्ट में जब गए थे, सॉरी यूपी के अंदर पोस्टमैन की पोस्ट के लिए गए थे, 3 हरियाणा पोस्टमैन की थी, कौन सी थी? पोस्टमैन की थी शायद, तो मना कर दिया कि हरियाणा से आप उत्तर प्रदेश के लगाएंगे। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये हरियाणा के हितों की, नौजवानों के हितों की रक्षा के। और मैं तो एक पॉइंट नहीं उठाया, स्पोर्ट्स नीति जो बनी, एम्प्लॉयमेंट, वो भी एक हरियाणा के नौजवान को इन सब चीज़ों से दूर रखने का एक माध्यम था। कोई जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, कहीं निवेश हो रहा था, कहीं शिक्षा के विश्वविद्यालय खुल रहे थे, कहीं सरकारी क्षेत्र में रोजगार, कहीं प्राइवेट में, कहीं स्पोर्ट्स। अब इन्होंने नीति बदल दी और नीति के अनुसार कोई बात, अब ये कबड्डी टीम है, गोल्ड मेडल आया कबड्डी टीम, मानते हो आप लोग? कल मैं जाऊंगा, बहुत से भैंसवाल में 3 खिलाड़ियों का गोल्ड मेडल है, 3 तो मलिक साहब के गांव से हैं, रिंडाना में भालू जी उनके गांव से हैं। इतने खिलाड़ियों के मेडल आए पूरे प्रदेश में, लेके आए हैं, लेकिन वो हरियाणा की टीम से नहीं खेलते, क्योंकि हरियाणा की स्थिति खराब करती स्पोर्ट्स के अंदर। हर जो चल रहा है हम उसमें बताना नहीं चाहते, कुश्ती में क्या, कबड्डी में क्या चल रहा है हम नहीं पता। मगर कोई आर्मी की टीम से खेलता है, कोई सर्विसेज की टीम से, कोई रेलवे की टीम से। हरियाणा के उनमें सारे हैं हरियाणा के, खेलना पड़ा है बाहर से, और इसीलिए हरियाणा के अंदर ना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ना उस रूप का लाभ मिलेगा। तो मैंने ये बात तो टच नहीं करी, किसी और दिन टच करेंगे, बातें तो बहुत हैं। ये भी एक पॉइंट है। हमारे टाइम तो सबको मिलता था, कोई हरियाणा का किसी का रूट भी हो, आपको याद होगा गगन नारंग जी के क्योंकि ग्रैंडफादर और फादर हरियाणा से में रहते थे, तो इसीलिए गगन नारंग, क्योंकि उनके फादर यहाँ का जन्म यहाँ हुआ था, वो फादर यहाँ के थे, बाद में वो उनको भी, तो मतलब एक ये तो गौरव की बात थी कि जितने लोगों को लाभान्वित किया जा सके। यहाँ ये है कि भाई कैसे रोकें लाभान्वित होने से। देखिए
अब मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में, उनके बयान के बारे में जो है उनको शायद इस बात की हो कि भाई उसके जो आयोजक थे वो कुलदीप वत्स जी थे, जिनसे वो पूरी तरह हारे हुए हैं, शायद इसीलिए उन्होंने कुछ, जहाँ तक स्टेटमेंट की बात है, ये कोई पुराना बयान है हुड्डा साहब का, 2019 के चुनाव में हुड्डा साहब ने कहा था। उन्होंने मां नानी का दावा कौन कर रहा है? ऐसा है कि वो शायद उनको ये जो परसेंटेज का बयान था, ये बयान वीरेंद्र सिंह जी, वैसे मैं जानकारी ला दूं, मेरा तो था ये मेरा तो बयान ये था कि भाई वीरेंद्र सिंह जी जो बता रहे हैं वो उनका तो आप उनको ठीक ही बता रहे, मेरा तो बयान था कि ये ठग्गू के लड्डू हैं। मैंने तो ठग्गू के लड्डू बताया था आपको, ये थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, ये परसेंटेज तो हमने बताई थी, मैंने बताया था जेजेपी पार्टी ठग्गू है, ठग्गू के लड्डू है, कि फ्रेंचाइजी है, और वो उसका मैंने पूरा संदर्भ बताया था। और मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये आप आदि लिख दोगे तो बात यूँ कहेंगे कि भाई आदि ये तो केवल ये पार्टी, जेजेपी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया हरियाणा में, लोग इनके बड़े खिलाफ हो गए, क्योंकि ये पार्टी, इस पार्टी ने हर व्यक्ति, हर वर्ग के साथ और विश्वासघात करने का, लोगों को ठगने का, विश्व कीर्तिमान बनाने का काम किया। सबसे पहले इन्होंने अपने मतदाता को कहा कि बीजेपी को करेंगे जमुना पार, फिर बना दी बीजेपी की सरकार, उनको ठगने का काम किया। फिर कहा 5100 बुढ़ापा पेंशन पे सरकार बना रहे बीजेपी की, फिर 4 साल हो गए, बड़े बुजुर्ग खा गए, उनको ठगने का काम किया। किसान आंदोलन में कहा कि कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि ये कानून वापस हो सके, उसके अगले हफ्ते में प्रधानमंत्री जी ने आगे कहा कि मैं वापस ले रहा हूँ, किसान को ठगने का काम किया। जब महिला और खिलाड़ी बैठे हुए थे तो कहा कि भाई मिला में हम ब्रिजभूषण का क्या करें, इन्होंने खिलाड़ियों को, हमारी बहन बेटियों को ठगने का काम किया। उससे पहले जब इन्होंने अपनी पार्टी में लड़ाई, जो उसमें अपने परिवार और पार्टी को ठगा कि नहीं ठगा, वो तो आप इनसे पूछो कि उनके साथ इन्होंने क्या किया। तो मैंने ये कहा था कि भाई कानपुर में एक दुकान है, बड़ी फेमस दुकान है, आप लोग भी जाना, कानपुर मेरी ड्यूटी लगती है यूपी में, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू। कानपुर में दुकान है, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू। उसके टैगलाइन नीचे लिखा हुआ है कि भाई ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमें ठगा, जिसको हमने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और मैंने ये कहा था कि ऐसा दिखाई देता है, प्रतीत होता है, ये बताएं, उसके खंडन करें। भाई मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि ठग्गू की लड्डू की दुकान की फ्रेंचाइज लेके जेजेपी पार्टी हरियाणा में आई, इन्होंने अपने वोटर को, बुजुर्गों को, खिलाड़ियों को, किसान को, पार्टी को, परिवार को, सबको, छात्रों को, तो अब राजस्थान में जा रहे हैं, यहाँ पे वो ठग्गू के लड्डू की फ्रेंचाइज राजस्थान में लेके जा रहे हैं, इस पे है जो बता रहा हूँ। It is worst. Actually, you know, because of this domicile condition which has been relaxed from 15 years to 5 years in Haryana, and these socio-economic numbers which are being given to outside candidates, actually the percentage of Haryanvi selected on against SC and OBC post is even lesser than general category. So OBC and SC are even suffering more. Everyone is suffering. But so it's really unfortunate. I think the youth of Haryana has been cheated. We have been fighting for the youth. We will continue to fight for the youth.